नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों, अपन रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए लगभग अपना टारगेट है कि 2 महीने के भीतर पीवाईक्यू के क्वेश्चंस हैं जो ग्रुप डी में विशेषकर एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो पूछे गए थे, तो उनकी सीरीज़ को कंप्लीट करना साइंस की। फिलहाल इस वीडियो में देखने वाले हैं, यहाँ पर ये जो आपको बुक्स दिख रही हैं ये रेलवे एग्ज़ाम जिसमें 4000 क्वेश्चंस हैं। गत वर्ष आप देखेंगे 2016 से 24 तक, जो 2016 यानी एनटीपीसी 2016 से जो शुरुआत होती है रेलवे एग्ज़ाम्स की, इसमें ग्रुप डी 2018-19 और रेलवे एग्ज़ाम्स 2024 के जितने भी एलपी टेक्नीशियन के क्वेश्चंस हैं वो चैप्टर वाइज इंक्लूड करके इंपॉर्टेंट 4000 क्वेश्चंस यहाँ पर दे रखे हैं। तो इनको अपन एक्स्ट्रा फैक्ट साइज जानते हैं। और फिलहाल इस वीडियो में ये फर्स्ट वीडियो रहेगा जिसमें कोशिका संबंधित शेल संबंधित 139 क्वेश्चन है। ये अपन 3 पार्ट में कंप्लीट कर देंगे। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में अपन 50 क्वेश्चंस देखने वाले हैं, तो एंड तक बने रहना है। बहुत ही कम समय में कोशिश करूंगा ये 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाए, क्योंकि समय कम है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी रहती है। तो ये सभी क्वेश्चंस मैं यहाँ पर ले रहा हूँ। टेक्स्ट बुक स्मार्ट बुक है ना, सामान्य विज्ञान साइंस की 4000 क्वेश्चंस की। और इसमें स्मार्ट क्योंकि स्मार्ट आंसर की आप देखेंगे एंड तक तो पता चल जाएगा। और जो क्योंकि टेक्स्ट बुक पे जो कैंडिडेट मॉक देते हैं उन्हीं पर आधारित है, सारे क्वेश्चन हैं वो मॉक में आ रखे हैं और रेलवे के पीवाईक्यू हैं। तो उत्तर देने में जो आइडियल समय है वो कितना रहना चाहिए उस क्वेश्चंस का। और स्मार्ट नेविगेटर हैं तो एक्सप्लेनेशन के साथ में हैं और ये अवेलेबल है फ्लिपकार्ट और अमेजन। तो चलिए अपन कंटिन्यू कर। इसमें आप विशेष सूची देखेंगे, ये जो एग्ज़ाम्स साइंस के क्वेश्चंस हैं जो पीवाईक्यू में आ रखे हैं और लगभग 33 चैप्टर दे रखे हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल हैं। चलिए यहाँ पर शुरुआत करते हैं। उससे पहले आप ग्रुप डी एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट आप टेक्स्ट बुक ज्वाइन करके अटेम्प्ट कर सकते हो। इसमें लेटेस्ट 2024 के एग्ज़ाम्स के भी यहाँ पर क्वेश्चन है वो इंक्लूड किए गए हैं और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। टीटीजे की कूपन कोड यूज़ कर लेना, ईयरली पास प्रो आपको मिल जाएगा, जिसमें सारे एग्जाम्स ग्रुप डी ही नहीं एएलपी वगैरह सभी की कवर हो जाएंगे टीटीजे के कूपन कोड यूज़ कर। तो अध्याय फर्स्ट है कोशिका आनुवंशिकी एवं विकास। तो पहले सवाल से अपन शुरुआत करते हैं। तो इस सवाल का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जो पादप कोशिका में संचित वसा को शर्करा में बदलने के लिए उत्तरदायी है। अब देखिए, पादप कोशिका में एक कोशिकांग रहता है जिसका नाम है ग्लाइऑक्सीसोम। ये प्लांट और फंगी यानी कवक और पादप कोशिका में ये कोशिकांग देखने को मिलता है ग्लाइऑक्सीसोम। ये क्या करता है, जो स्टोर की हुई फैट है, वसा है, उसको कार्बोहाइड्रेट शुगर में कन्वर्ट करता है। विशेषकर प्लांट में जब बीजों का अंकुरण होता है ना, बीजों का अंकुरण, तो अंकुरण के टाइम उन्हें ऊर्जा ज़्यादा चाहिए। तो अंकुरण के टाइम बीजों को ऊर्जा कहाँ से मिलती है, जो संचित फैट है ना, वसा है, वो शर्करा में कन्वर्ट होकर इनको ऊर्जा मिलती है, बीजों के जर्मिनेशन अंकुरण में काम आती है। तो ये ग्लाइऑक्सीसोम इस कोशिकांग का नाम हो जाएगा। आरआरबी जेईई 2024 का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर अपन स्पार्ट उत्तर कुंजी देखते हैं ना, तो पहले सवाल का जो आंसर बी टिक किया है, वो इस सवाल को अटेम्प्ट करने वालों में से जो मॉक में टेस्ट बुक करते हैं 43% ने बी अटेम्प्ट किया है, बाकी 32 ने स्किप किया, ताकि आपको पता चले कि आपकी स्थिति क्या है। और ये आइडियल समय है टाइम टू आंसर इसका 20 सेकंड का। इस प्रकार प्रत्येक क्वेश्चन का ये टाइम टू आंसर वगैरह आपको स्मार्ट उत्तर कुंजी में मिल जाए। और बाकी यहाँ पर आप विस्तृत व्याख्या भी देख पा रहे हो कि वसा को शर्करा में रूपांतरण ग्लाइयोऑक्सीसोम के द्वारा सुगम होता है, जो एक कोशिकांग है, पादप कोशिका में ये पाया जाता है प्रोक्सीसोम के समान। जो बीज के अंकुरण के दौरान यहाँ पर ये घटना होती है, वसा कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट होती है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय पक्षमाभी जीव है। तो एक कोशिकीय पक्षमाभी जीव इनमें से कौन सा है, करेक्ट आंसर हो जाएगा पैरामीशियम। इसमें पक्षमाभ होते हैं, सीलिया, पैरामीशियम हो जाएगा। इसका आप एक्सप्लेनेशन यहाँ पर देखेंगे। तो एक कोशिकीय जीव पैरामीशियम जो गति और भोजन के लिए पक्षमाभ का उपयोग करते हैं, पक्षमाभ का उपयोग ये गति और भोजन के लिए करता है। इसका विशेषता अंडाकार आकार और इसके शरीर को ढकने वाले सीले नामक छोटे बाल यहाँ पर उपस्थित होते हैं। अगला सवाल है, प्रत्येक कोशिका के चारों ओर एक होता है जो अपनी सामग्री को बाहरी वातावरण से अलग रखता है। सभी को पता है मेम्ब्रेन होती है, कोशिका की झिल्ली होती है जो बाहरी वातावरण से आंतरिक जो भाग है उसको अलग करता है। तो झिल्ली करेक्ट हो जाएगा, विकल्प सी। टेक्नीशियन में आया ये सवाल 2024 में। तो ये झिल्ली करेक्ट हो जाएगा, जो पदार्थों के प्रवेश और निकास को भी नियंत्रित करती है, आंतरिक वातावरण को बनाए रखती है और उचित कार्य सुनिश्चित करती है। जीन के विभिन्न रूपों का वर्णन करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जीन के विभिन्न रूपों को कहा जाता है एलील बोला जाता है। जीन के अलग अलग रूप को क्या बोलते हैं? एलील। क्या एलील करेक्ट है? तो इसका करेक्ट आंसर एक या है, 13% ने, बाकी 33 ने स्किप किया, बाकी बचे हुए उन्होंने गलत किया है। 14 सेकंड में आंसर हो जाना चाहिए। तो ये एलील किसी जीव के लक्षण को प्रभावित करके उसके लक्षण प्रारूप को निर्धारित करते हैं और ये उत्परिवर्तन के कारण उत्पन्न होते हैं, जीन के रूप होते हैं, इसी को एलील बोलते हैं। अगला सवाल फिर टेक्नीशियन 24 का सवाल, एक कोशिका के विभाजन न करने की अवस्था में क्रोमेटिन पदार्थ के रूप में पाया जाता है। तो ये क्रोमेटिन पदार्थ के रूप में डीएनए करेक्ट हो जाएगा। कोशिका के विभाजन न करने की अवस्था में डीएनए क्रोमेटिन पदार्थ के रूप में पाया जाता है। जो कोशिका विभाजित नहीं होती है वो डीएनए किस रूप में रहता है? क्रोमेटिन पदार्थ के रूप में। अगला सवाल देखेंगे, किस एक कोशिक के जीव में कोशिका के एक सिरे पर चाबुक के समान संरचना होती है और द्विखंडन इन संरचनाओं के संबंध में एक निश्चित अभिविन्यास में होता है। तो ये बिल्कुल एनसीईआरटी में आ रखा है। एक सिरे पर चाबुक के समान संरचना होती है, लिश्मानिया करेक्ट हो जाएगा। लिश्मेनिया करेक्ट है, जो द्विखंडन इन संरचनाओं के संबंध में एक निश्चित अभिविन्यास में होता है। तो ये विशेषता किसकी है? लिश्मेनिया की। और इससे संबंधित आपने फैक्ट वगैरह देखा होगा कि इसकी वजह से ये एक प्रोटोजोआ है, परजीवी है, और कालाजार रोग है ना, इस लिश्मानिया की वजह से ही होता है कालाजार, भारत में कालाजार डिजीज। नेक्स्ट यहाँ पर सवाल नंबर 7, जब पादप कोशिकाएं प्रासरण द्वारा जल को खो देती है तो उसमें उपस्थित तत्व कोशिका भित्ति से दूर सिकुड़ जाते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? वेरी इजी क्वेश्चन हो जाएगा। इसे दोस्तों बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस, जिसे आप जीव द्रव्य कुंचन भी कह सकते हो। जीव द्रव्य कुंचन। तो जीव द्रव्य कुंचन तब होता है जब एक पादप कोशिका को आप अति प्रासरी विलयन में रखते हो, जिससे कोशिका से जल है वो बाहर निकल जाता है और कोशिका भित्ति दूर जीव द्रव्य का संकुचन हो जाता है और यहाँ पर कोशिका शिथिल हो जाती है। इसे ही आप जीव द्रव्य कुंचन बोलते हो। ये इजी सवाल है, टेक्नीशियन 2024 में पूछा गया है। और नेक्स्ट सवाल है, कौन सा कार्य कोशिक के परिवहन के मार्ग और निर्माण सतह दोनों के रूप में करता है? टेक्नीशियन में आया है। तो यहाँ पर बात हो रही है आपके ईआर की, अंतर प्रद्रवी जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर की बात हो रही है। और ईआर क्या करता है? एक तो ये अंतःकोशिकीय परिवहन के लिए मार्ग प्रदान करता है और इसमें झिल्लीदार नलिकाएं होती है। झिल्लीदार नलिकाएं होती हैं, एक नेटवर्क होता है और इसमें आप देखते हो एक आर होता है जो प्रोटीन का संश्लेषण करता है, ठीक है, रफ होता है। एक SER स्मूथ होता है जो वसा का संश्लेषण करता है, लिपिड का करता है। और यही आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, विषहरण का काम करता है। विषहरण, ठीक है, जहर को मिटाने का काम करता है। और यही आपके कैल्शियम का भंडारण करता है और प्रोटीन के तह में महत्वपूर्ण भूमिका भी ये निभाता है। तो ये सभी कार्य इसके हो जाएंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अंतःप्रद्रवी जालिका आपका करेक्ट आंसर है, जो भी यहाँ पर इन्होंने एंड में एक्सप्लेन किया। अगला सवाल, ये भी एक टेक्नीशियन में पूछा हुआ सवाल है। यदि लाइसोसोम को कोशिका के आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है तो निम्नलिखित में से कौन कोशिका का पावर हाउस है? तो कोशिकांग के अन्य नाम से संबंधित क्वेश्चन है आपका। कोशिका का पावर हाउस, शक्ति ग्रह हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। कोशिका का यातायात प्रबंधक कौन सा है? यातायात प्रबंधक, या फिर इसे कहते हैं कोशिका का डाकघर। यातायात प्रबंधक और डाकघर है दोस्तों गोल्जी बॉडी। क्या है? गोल्जी बॉडी यातायात प्रबंधक या फिर डाकघर है। और कोशिका का रसोई घर, रसोई जहाँ पर एक तरीके से पेड़ पौधे स्वयं भोजन बनाते हैं, क्योंकि उसमें क्या है? क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा रसोई घर। और राइबोसोम को बोला जाता है प्रोटीन की फैक्ट्री बोला जाता है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट हैं अन्य नाम। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसके द्वारा लिखी गई है? इंपॉर्टेंट सवाल है और सभी को इसका आंसर पता होना चाहिए। चार्ल्स डार्विन, NTPC 2021 में पूछा गया है। चार्ल्स डार्विन ने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज ये पुस्तक लिखी थी 1859 में। प्राकृतिक वर्ण द्वारा विकास के सिद्धांत का इसमें परिचय दिया गया है और जैविक विविधता और अनुकूलन को समझने के तरीके से संबंधित यहाँ पर ये पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, चार्ल्स डार्विन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा गुणसूत्र समूह बालिका के जन्म का कारण बनता है? इतना इजी सवाल 2021 में पूछा है, सभी को पता है। XX, यदि क्रोमोसोम XX मेल और फीमेल के दोनों ही, मेल का X फीमेल का भी X है, मिलते हैं तो आपका फीमेल होगा, यानी लड़की होगी।
और मेल का वाई और फीमेल का एक्स मिलेंगे तब आपका बॉय होगा, ये सभी को पता है। और बालिका की बात हो रही है तो एक्स एक्स ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते पुनर्जनन रीजनरेशन की बात हो रही है, कौन से कथन सत्य है? पृथ्वी पर किसी भी जीव में पुनर्जनन की क्षमता नहीं है, ऐसा नहीं है। काफ़ी जीवों में पुनर्जनन की क्षमता है, ये गलत हो जाएगा। पुनर्जनन और प्रजनन सभी जीवों में अलग अलग नामों वाली एक ही प्रक्रिया है, नहीं, अलग अलग प्रक्रिया दोनों ही। पुनर्जनन एक पूरी तरह से नए जीव को जन्म देती है, पुनर्जनन पूरी तरह से नए जीव को जन्म नहीं देती है। कोई भी जीव है उसका कोई भाग है क्षतिग्रस्त हो गया, टूट गया है, तो वो नया भाग आएगा, पूरा जीव नहीं, नया जन्म नहीं होगा। पुनर्जनन प्रजनन के समान नहीं, ये करेक्ट है। पुनर्जनन है, प्रजनन के समान नहीं है। प्रजनन में क्या होता है, संतान का एक तरीके से निर्माण होता है। पुनर्जनन में किसी जीव के अंग को ठीक किया जाता है, ठीक करने या फिर उसको बदलने पर केंद्रित रहता है। तो विकल्प डी यहाँ पर करेक्ट हो जाना चाहिए, सवाल नंबर 12 का। नेक्स्ट यहाँ पर ये भी एनटीपीसी 2024 में पूछा है, समय के साथ प्रजातियों के अस्तित्व के लिए विविधता उपयोगी है। ये विविधता किसमें त्रुटियों के कारण होती है? विविधता होगा तभी अस्तित्व बना रहेगा, प्रजातियों का वातावरण के अनुकूल हो पाएगी। तो ये विविधता किसमें त्रुटियों के कारण होती है? विविधता क्यों होती है, त्रुटि किसमें होती है? लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में, श्वेत रक्त कोशिकाओं के विभाजन में, न्यूरॉन्स के, बिल्कुल आप सीधा ही टिक करेंगे, डीएनए प्रतिलिपि है। इजी सवाल है, सभी को इसका आंसर प्राप्त पता होना चाहिए। समय के साथ प्रजातियों के अस्तित्व के लिए विविधता अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो परिवेश बदल रहा है उसके अनुकूल आपको बनाती है। यदि आपने चेंजेज नहीं किया समय के साथ तो आपका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो ये विविधताओं प्रजनन के दौरान डीएनए की प्रतिलिपि में त्रुटियों के कारण उत्पन्न हो जाती है। तो डीएनए की प्रतिलिपि है वो सही से नहीं हो पाती है, उसमें कोडिंग में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, वेरिएशन हो जाता है। तो आनुवंशिक कोड में मामूली परिवर्तन है ना, वो भी यहाँ पर विविधता ला देता है, जो विकासवादी प्रक्रियाओं का एक आधार है आपकी विविधता। तो डीएनए प्रतिलिपि करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर मटर के पौधों पर अपने प्रयोग में मेंडल द्वारा किस लक्षण को प्रमुख लक्षण के रूप में पाया गया है? तो मेंडल के जो मटर के पौधों पर किए गए प्रयोग है ना, तो प्रभावी लक्षणों की उन्होंने पहचान की थी। और यहाँ पर आप देखेंगे प्रभावी लक्षण में, तो प्रभावी, एक प्रभावी यानी जो दिखता है आपको, जैसे लंबा पौधा है वो प्रभावी लक्षण है। बौने पौधों के साथ संकरण कराएंगे तो लंबा पौधा ही आपको दिखेगा। और गोल बीज, ठीक है, लंबा पौधा जैसे आप कहते हो, ये टी कहते हो, आर कहते हो, गोल बीज, झुर्रीदार बीज, तो गोल बीज उसमें क्या है, प्रभावी लक्षण है। तो यहाँ पर विकल्प आपका 4 करेक्ट है, लंबा पौधा और गोल बीज हो जाएगा। लंबे पौधे और गोल बीज लगातार उनके प्रयोग में प्रभावी लक्षण के रूप में दिखाई दिए थे, और इसे आप प्रभावी एलील कहेंगे। नेक्स्ट है सवाल नंबर 15, मेंडल द्वारा मटर के पौधे पर किए गए प्रयोग में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण प्रभावी है? तो दोबारा यहाँ पर एक तरीके से रिपीट हुआ है, तो ये गोल हो जाएगा, प्रभावी लक्षण गोल बीज। जीवों के आवासों में भारी बदलाव की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन जीवों की आबादी को पूरी तरह से नष्ट होने से बचा सकता है? तो विविधता करेक्ट हो जाएगा। जीवों के आवासों में भारी बदलाव आया है तो अपने आप में चेंजेस करना पड़ेगा, परिवर्तन लाना होगा, जिसे आप विविधता बोलते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये टैक्टिशन 2024 में आ चुका है। 23 जोड़ी गुणसूत्रों पर मौजूद प्रोटीन कोडिंग जीन की अनुमानित संख्या है। आप सभी को पता है अपने शरीर में या फिर मानव में गुणसूत्र होते हैं 46, और 46 यानी 23 जोड़ी, ये जोड़ों में होते हैं, 23 जोड़ी होते हैं। और आपने सुना है कि 22 जोड़ी सभी में रहते हैं, एक जोड़ी आपका लिंग गुणसूत्र रहता है। तो ये 23 जोड़ी गुणसूत्र पर, इन गुणसूत्रों में क्या होता है, जीन होती है। तो प्रोटीन कोडिंग जीन की आपको संख्या पूछी, प्रोटीन कोड करने वाले जीन है 20 से 25,000, विकल्प सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, 20 से 25,000 है, ठीक है। ये सवाल इंपॉर्टेंट है, हालांकि ये नहीं पूछा है लेटेस्ट एग्जाम में। वंशानुक्रम के नियम शास्त्रीय आनुवंशिकी की नींव बनाते हैं। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले आनुवंशिकता के नियमों का वर्णन किया था? तो आनुवंशिकता के नियमों का सबसे पहले वर्णन किसने किया, ये पूछा आपको। करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रेगर मेंडल। और इन ग्रेगर मेंडल को आनुवंशिकी के जनक के रूप में जानते हैं अपन, आनुवंशिकी के जनक के रूप में। और इन्होंने ही पृथक्करण और स्वतंत्र जो वर्गीकरण के नियम हैं, ये भी आनुवंशिकता के सिद्धांत है, मेंडल ने ही दिए हैं। तो विकल्प ए करेक्ट हो। किसी जीव में प्रत्येक लक्षण किसके द्वारा प्रभावित होता है? प्रत्येक लक्षण किसके द्वारा प्रभावित होता है? तो किसी भी जीव में प्रत्येक लक्षण मातृ और पितृ दोनों के डीएनए से समान रूप से प्रभावित होता है।
मातृ और पितृ दोनों डीएनए द्वारा समान रूप से, विकल्प बी करेक्ट हो जाएगा। इजी सवाल एएलपी में पूछा गया, सभी को पता माता पिता दोनों के लक्षणों से, दोनों के डीएनए हैं वो प्रभावित करेंगे जीव के लक्षण। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य समय के साथ प्रजातियों के अस्तित्व के लिए उत्तरदायी है? प्रजातियों के अस्तित्व के लिए समय के साथ क्या होना चाहिए? विविधता आनी चाहिए, अपने आप में बदलाव आना चाहिए। पर्यावरण में जो बदलाव आ रहा है, यदि खुद में बदलाव नहीं लाया गया तो आपका अस्तित्व नहीं रहेगा, आप खत्म हो जाओगे। यही तो विविधता है। तो मुख्य रूप से विविधता के माध्यम से ये सुनिश्चित किया जाता है प्रजातियों का अस्तित्व। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, और विविधता कैसे आती है? डीएनए में गड़बड़ी हो जाती है, कोडिंग प्रतिलिपि सही से उसमें गड़बड़ हो जाती है तो विविधता देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्या है? पैमाने और आकार में परिवर्तन की एक मात्रात्मक प्रक्रिया है, तो ये आपका हो जाएगा विकास। विकास पैमाने और आकार में परिवर्तन की एक मात्रात्मक प्रक्रिया है जिससे मापा जा सकता, कहने का मतलब, और नैतिकता और मानदंडों द्वारा निर्देशित किया जा सकता है। तो विकास हुआ है, बदलाव के साथ ही विकास होता है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए गुणसूत्र हैं, एक तो एन, एक 2n। एन को आप बोलते हो हैप्लॉइड, इसको बोलते हो डिप्लॉइड। तो डिप्लॉइड गुणसूत्र पूछा मक्का में। मक्का में डिप्लॉइड गुणसूत्र कितने होते हैं? 2n होते हैं 20। जैसे कि अपने मानव में बात करें, मानव में डिप्लॉइड गुणसूत्र होते हैं 2n होते हैं, वो 46 होते हैं। और हैप्लॉइड कितने होते हैं? 23 है। मानव में हैप्लॉइड कहाँ पर 23 गुणसूत्र कहाँ पर देखने को मिलेंगे? एन गुणसूत्र 23। जैसे अंडाणु और शुक्राणु, अंडाणु और शुक्राणु, ये अंडाणु और शुक्राणु मिलेंगे जब निषेचन होगा, उसके बाद में ये 23 गुणसूत्र होकर 46 हो जाएगा। ठीक है, जिसे आप अर्धसूत्री विभाजन बोलते हो। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें हो जाएगा विकासवाद परिवर्तन की एक मात्रात्मक और गुणात्मक प्रक्रिया है जिसे मापा नहीं जा सकता है। ये प्रणालियों में क्रमिक, निरंतर और जटिल परिवर्तनों को बताता है। जब मटर के पौधे जिनमें दो अलग अलग लक्षण, एक तो लंबा बोना, एक गोल बीज झुर्रीदार बीज, तो यहाँ पर लंबा और बोना प्रभावी अप्रभावी दोनों यहाँ पर दे रखे हैं, गोल प्रभावी झुर्रीदार अप्रभावी, केवल एक के बजाय एक दूसरे के साथ प्रजनन करते हैं तो क्या होता है? कहने का मतलब यहाँ पर डाई हाइब्रिड क्रॉस किया जा रहा है। तो लंबा बोना लक्षण, और ऐसा नहीं है। इसका उत्तर क्या होगा कि स्वतंत्र रूप से ये जब आपस में संकरण करेंगे तो जो वंशानुगत लक्षण है ना, वो स्वतंत्र रूप से रहेंगे। यानी फिक्स आप नहीं कह सकते हो कि लंबे के साथ हमेशा गोल बीज वाला ही जाएगा या फिर बोने के साथ हमेशा झुर्रीदार भी जाएगा। इसमें जो लास्ट में अपन को रेशियो प्राप्त होता है वो 9-3-3-1 है। 9 में आपके लंबे और गोल हो जाएंगे, 9 लंबे और गोल। लंबे को आप टी और गोल को आर, और बोने को टी और झुर्रीदार को आर। ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी डाईहाइब्रिड क्रॉस में। इसमें 9 तो आपके लंबे गोल हैं और 3 आपके हो जाएंगे लंबे और झुर्रीदार, और ये 3 है बोने गोल और 1 है बोने और झुर्रीदार। तो ऐसा नहीं कि लंबे के साथ हमेशा गोल रहेगा, नहीं, आपने देखा बोने के साथ भी गोल जा रहा है। तो ये स्वतंत्र रूप से है, फिक्स नहीं है। लंबा बोना लक्षण और गोल बीज झुर्रीदार बीज स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं, स्वतंत्र रूप से रहेंगे, यानी फिक्स नहीं कह सकते हो कि इसके साथ कौन सा रहेगा। ये आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच पाया जाने वाला जेली जैसा पदार्थ क्या कहलाता है? केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में जो जेली जैसा पदार्थ पाया जाता है उसे आप कोशिका दैर्घ्य कहते हो, उसे आप क्या बोलते हो? साइटोप्लाज्म बोलते हो उसे आप, जिसमें कोशिकाओं के भीतर विभिन्न प्रकार के आप जैव रासायनिक प्रक्रियाएं देखते हो। कोशिकांग अपनी जगह पर रहते हैं इसकी वजह से। तो साइटोप्लाज्म करेक्ट है 25, और 25 को 19 सेकंड में आपको करेक्ट करना था। 49% ने इसको करेक्ट किया, 25 ने स्किप किया, बाकी ने गलत किया। पादप कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? पादप कोशिका भित्ति होती है सेलुलोज की। एनटीपीसी 21 में आया, सेलुलोज की बनी होती है। आप देखते हो पादप कोशिका भित्तियां हैं सेलुलोज से होती है, जो कोशिका को संरचनात्मक सहारा और मजबूती देती है। सेलुलोज एक प्रकार का जटिल कार्बोहाइड्रेट है जो ग्लूकोज अणुओं से मिलकर ही बना होता है। ठीक है, ग्लूकोज अणुओं की एक लंबी श्रृंखलाओं से जुड़ा होता है। और नेक्स्ट अपन सवाल देखते हैं, बाकी आप कवक की देखते हो कोशिका भित्ति है, काइटिन की बनी होती है। निम्नलिखित में से कौन सी झिल्लीबद्ध थैली पाचन एंजाइमों से भरी रहती है? बिल्कुल, झिल्लीबद्ध यानी झिल्ली युक्त कोशिकांग कौन सा है जिसमें पाचन एंजाइम होते हैं? वो लाइसोसोम है। इसीलिए तो लाइसोसोम को सुसाइड बैग कहते हैं, आत्मघाती थैली कहते हैं। कभी कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है ना, चोट लगती है कोशिका को, ये
एक तरीके से उसमें पाचन रस भरे रहते हैं लाइसोसोम में, और वो झिल्ली फट जाती है, और ये पाचन काम कर देंगे, कोशिका खुद को ही पचा लेंगे, उस कोशिका खुद को ही ये खा जाएंगी, तो भरा झिल्ली ये लाइसोसोम हो जाएगा करेक्ट आंसर। जीवों के दीर्घकालिक अस्तित्व में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दीर्घकालिक अस्तित्व, लंबे समय तक जीवों का अस्तित्व बना रहे, यानी जीव खत्म न हो, इसमें प्रजनन महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता, विविधता निभाता है। प्रजनन का मतलब है जन्म देना, नई संतति पैदा होना। आप कहेंगे जब प्रजनन नहीं होगा, नई संतति पैदा नहीं होगी, तो दीर्घकालिक अस्तित्व, आप भले ही नई संतति पैदा कर दो फिर भी दीर्घकालिक अस्तित्व नहीं हो पाएगा जब तक तो विविधता नहीं आएगी। मान लेते हैं आपको पता है किस प्रकार प्रदूषण के साथ में वातावरण में, पर्यावरण में चेंजेज आ रहा, बदलाव आ रहा है। आपके जीन में बदलाव नहीं आया, पुरानी जीन ही रही, तो उस पर्यावरण, बदलते पर्यावरण को जीन एडॉप्ट ही नहीं कर पाएगी, स्वीकार ही नहीं कर पाएगी, अनुकूल नहीं हो पाएगी, और सारे जीव खत्म हो जाएंगे। और ऐसा जीव, मान लेता है ऐसा कोई जीव है जिसकी जीन है, थोड़ा वेरिएशन आ गया, उसमें जीन में बदलाव आ गया, उसकी कोड चेंज हो गई, और उस कोड चेंज होने की वजह से बदलते पर्यावरण में वो अपने आप को अनुकूलन कर पाई, तो वो जीवित रहेगी, जिंदा रहेगी, बाकी सभी खत्म हो जाएंगे। तो दीर्घकालिक, लंबे समय तक जीवित रहना है तो आपको बदलाव लाना पड़ेगा, बदलाव नहीं लाएंगे, जनन कितने ही कर दो वो खत्म हो जाएंगे। तो विविधता यहाँ पर आवश्यक है, विकल्प डी करेक्ट है। नेक्स्ट अपन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन पादप कोशिकाओं में बहुत बड़े आकार के होते हैं जबकि जंतु कोशिका में छोटे आकार के होते हैं? तो ये आपके हो जाएगा रिक्तिकाएं, जिसे आप रसधानी भी बोलते हो। जंतु कोशिका में रिक्तिकाएं आकार में छोटी होती है, पादप में ये बड़ी होती है, ये रिक्तिकाएं हो जाएगा। प्लास्टिड की बात करें तो केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, प्लास्टिड है, पादप कोशिका में लौह किसे आप बोलते हो, ठीक है। अब देखिए, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति भी केवल पादप कोशिका में पाई जाती है, जंतु में नहीं पाई जाती है। तारक का है सेंट्रियोल, ये केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, बाकी ये गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम दोनों में पाई जाती है। कोशिका के अंदर की सभी गतिविधियां और उसके पर्यावरण के साथ कोशिका की अंतः क्रियाएं लगभग हर कोशिका में देखी जाने वाली 3 महत्वपूर्ण विशेषताओं के कारण संभव है। ये 3 विशेषताएं कौन सी? तो यहाँ पर ये 3 महत्वपूर्ण विशेषता वाले जो कोशिकांग हैं, उसमें एक तो आपकी प्लाज्मा झिल्ली है, और एक आपका केंद्रक है, एक आपका कोशिका द्रव्य है। 3 चीज़ें कहाँ पर? ये वाले, विकल्प सी, प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव्य। तो प्रत्येक कोशिका में देखी जाने वाली 3 महत्वपूर्ण विशेषताएं जो कोशिकीय गतिविधियां और पर्यावरण के साथ बातचीत को सक्षम करती हैं, वे ये 3 चीज़ें हैं, प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव्य। प्लाज्मा झिल्ली पर्यावरण के साथ पदार्थों का आदान प्रदान करती है, आपको पता है, तो पर्यावरण की बात हो रही है। केंद्रक आनुवांशिक गतिविधियों को नियंत्रित करता है, और कोशिका द्रव्य मेटाबॉलिज्म, उपापचय प्रक्रियाओं और कोशिकांग कार्यों को सुगम बनाता है। तो विकल्प यहाँ पर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या समानताएं पाई जाती है? प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया में समानताएं, तो प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया में अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है। तो ऐसे 2 कोशिकांग केवल ये 2 ही हैं जिसमें खुद का डीएनए और राइबोसोम होते हैं। राइबोसोम होने का मतलब आप खुद प्रोटीन का संश्लेषण कर सकते हो स्वतंत्र रूप से, आपको किसी की आवश्यकता नहीं है। और ये आपका हो जाएगा डीएनए और राइबोसोम प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया में देखने को मिलता है। और माइटोकॉन्ड्रिया जैसे प्लास्टिड पादप कोशिकाओं के लिए विशिष्ट होते हैं, और सभी प्लास्टिड एटीपी का उत्पादन नहीं करते या फिर क्लोरोफिल नहीं रखते, ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो एक कोशिक के जो अमीबा, पैरामीशियम है, बैक्टीरिया है, इसमें आपको खंडन, द्विखंडन या फिर खंडन वाला अलैंगिक जनन विधि देखने को मिलती है। तो अलैंगिक जनन द्वारा ये प्रजनन करते हैं और उसमें खंडन होता है, ठीक है। तो खंडन करेक्ट हो जाएगा, विकल्प सी। नेक्स्ट आपका, रिक्तिकाएं मुख्य रूप से बड़े आकार में होती है। बड़े आकार में किस में होती है? पादप कोशिकाओं में। जंतु कोशिका में क्या होती है? छोटे आकार की होती है। तो 33 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, पादप कोशिकाओं में। निम्नलिखित में से कौन से प्लाज्मा में मौजूद नहीं है? प्लाज्मा, देखिए प्लाज्मा किससे मिलकर बना होता है? प्लाज्मा आपके जल से, प्लाज्मा आपके लवण से, प्लाज्मा में प्रोटीन भी होते हैं, जल, लवण, प्रोटीन, हार्मोन भी होते हैं प्लाज्मा में। तो ये सभी मिलकर प्लाज्मा बना होता है। और अपचित भोजन है, ये जठरांत्र पथ में होता है, अपचित भोजन है, इसका संबंध नहीं है, प्लाज्मा में मौजूद नहीं होता है। विकल्प सी आपका करेक्ट हो जाएगा, सवाल नंबर 34। स्पाइरोगाइरा में किस प्रकार का प्रजनन देखा जाता है? स्पाइरोगाइरा की बात करें तो खंडन, अलैंगिक प्रजनन खंडन द्वारा होता है, जहाँ पर टूटे हुए तंतु के टुकड़े नए जीव में विकसित हो जाते हैं। तो विकल्प सी करेक्ट है, 35।
यानी एक जीव का शरीर कई टुकड़ों में टूट गया है और प्रत्येक टुकड़े से एक नया जीव बन रहा है, वो आपका खंडन है, वो आपको स्पाइरो वगैरह में देखने को मिलता है। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने ये कथन दिया था, सभी कोशिकाएं पूर्व मौजूद कोशिकाओं से उत्पन्न होती हैं? तो कोशिकाएं अपने आप को गुणन करती हैं, पहले की कोशिकाओं से ही उत्पन्न होती हैं। ये किसने कहा था? ये रुडोल्फ विर्चो ने कहा था। एनसीईआरटी में डायरेक्टली स्टेटमेंट ये दे रखा है, रुडोल्फ विर्चो का ये स्टेटमेंट है। सूत्री विभाजन के समय एक कोशिका नई कोशिकाएं बनाने के लिए विभाजित होती है। तो यहाँ पर बात हो रही है आपके मियोसिस की। मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन, और अर्धसूत्री विभाजन में क्या है, गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड, दो यहाँ पर फेजेज रहती है। मियोसिस सेकेंड को आप एज ए समसूत्री विभाजन के रूप में ले सकते हो, जहाँ पर गुणसूत्रों की संख्या क्या रहती है, समान रहती है। इसी में पहले ही मियोसिस फर्स्ट में गुणसूत्र आधे हो जाते हैं, और इस सेकेंड में क्या होती है, कोशिका एक से दो भाग में कन्वर्ट हो जाएगी, एक से दो भाग बन जाएंगे, और इसमें फर्स्ट फेज में भी एक से दो बन जाएंगे। तो कहने का मतलब एक जो कोशिका थी ना, वो दो फेजेज में चार में कन्वर्ट हो गई है। तो समसूत्री नहीं, असूत्री विभाजन के समय एक कोशिका चार नई कोशिका बनाने के लिए विभाजित होती है, चार। और समसूत्री विभाजन जैसे आप कहते हो कोशिका की मरम्मत कार्य के लिए, आप ये तो आपके अंडाणु शुक्राणु में देखने को मिलता है, असूत्री विभाजन है, जनन के दौरान देखने को मिलता है। वैसे ही आपके कोशिका में कोई घाव वगैरह, चोट वगैरह लग गई है, तो मरम्मत किया जा रहा है, वहाँ पर घाव भरने के लिए नई कोशिका किस प्रकार बनेगी, तो वो होगा वहाँ पर समसूत्री विभाजन, मीटोसिस बोलते हैं आप। उसमें क्या होते हैं, गुणसूत्रों की संख्या समान रहेगी, गुणसूत्र चेंज नहीं होंगे, 46 गुणसूत्र है तो 46 ही रहेंगे। केवल एक कोशिका विभाजित होकर मातृ कोशिका दो पुत्री कोशिका में कन्वर्ट हो जाएगी। तो एक कोशिका दो में कन्वर्ट हुई, समसूत्री विभाजन में गुणसूत्र की संख्या समान है। अर्धसूत्री विभाजन में एक कोशिका चार कोशिका में बदल गई और गुणसूत्र भी आधे हो गई, ये ध्यान देना है। तो ये आपका करेक्ट आंसर चार हो जाएगा। यूकैरियोट्स में निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका दरों से एक दोहरी परत वाली झिल्ली द्वारा अलग होता है, और ये कोशिका की जीवन प्रक्रियाओं को निर्देशित करता है? तो नियंत्रण का काम सारा ये केंद्र की करता है, जहाँ पर डबल ये मेम्ब्रेन युक्त कोशिकांग है, केंद्रक है, माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन है ना, आपके प्लास्टिड हैं, इन सभी में दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग। तो तीन प्रमुख कोशिकांग दोहरी झिल्ली युक्त है, एक तो माइटोकॉन्ड्रिया है, एक आपका ये केंद्रक है, एक प्लास्टिड है। तो दोहरी झिल्ली की बात हुई तो केंद्रक और प्लास्टिड में करेक्ट करना है, और ये कोशिका की जीवन प्रक्रिया को निर्देशित करता है, यानी कंट्रोल कर रहा, निर्देश दे रहा, तो ये केंद्र की देगा, बिल्कुल इजी, टेक्नीशियन 24 में पूछा है। मानव में लिंग गुणसूत्रों के कितने युग्म होते हैं? भाई एक जोड़ा ही होता है लिंग गुणसूत्र, एक्स एक्स या एक्स वाई, तो एक ही जुड़ा हुआ। 22 युग्म तो ऑटोसोम होते हैं, 23वां युग्म लिंग गुणसूत्र होता है। तो यहाँ पर मनुष्य में कुल 23 युग्म गुणसूत्र होते हैं, जिसमें से 22 युग्म ऑटोसोम है और एक जोड़ा, एक पेयर, ये आपका लिंग गुणसूत्र हो जाएगा। कौन सा कोशिकांग कोशिका का पावर हाउस है? पावर हाउस आप सभी को पता है, माइटोकॉन्ड्रिया है। ये रसोईघर है, ये आपका यातायात प्रबंधक कह दो, या फिर इसे आप डाकघर कहेंगे। निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक में अपना डीएनए और राइबोसोम, इससे पहले भी बता चुका हूँ, दो कोशिका अंगक है जिसमें अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है। तो वो कौन से दो कोशिका अंग हैं? एक तो आपका ये माइटोकॉन्ड्रिया है, एक आपने ऊपर देखा प्लास्टिड है। तो ये ध्यान देना, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है। ये भी टेक्नीशियन 24 में रखा है। कौन सा एक कोशिकीय जीव बहुखंडन द्वारा एक साथ कई संतति कोशिकाओं में विभाजित होता है? बहुखंडन द्वारा कई संतति कोशिका में विभाजित होता है। तो करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा प्लाज्मोडियम। तो अमीबा और लिश्मानिया, इसमें तो होता है द्विखंडन, दोनों में क्या होगा, द्विखंडन, यानी एक मातृ से दो यहाँ पर बन जाएंगे आपके पुत्र पुत्री, एक मातृ कोशिका से दो पुत्री कोशिकाएं, द्विखंडन हो गए, ये जनन हो गया, अलैंगिक जनन हो गया, अमीबा और लिश्मानिया। यीस्ट में होता है दोस्तों मुकुलन, बडिंग होती है यीस्ट में, मुकुलन, यानी एक जीव के एक अलग ही उभार निकलेगा, मुकुल निकलेगा, उससे नया जीव बन जाएगा, वो आप मुकुलन होता है, यीस्ट में देखने को मिलता है। बहुखंडन होता है प्लाज्मोडियम में, ठीक है। कोशिकांग का उनके संबंधित कार्यों से मिलान कीजिए। कोशिका भित्ति की बात करें तो इसका मिलान बीज से होगा, भित्ति से। पौधों को उनकी संरचनात्मक शक्ति प्रदान करती है कोशिका भित्ति। राइबोसोम, राइबोसोम आपका हो जाएगा प्रोटीन संश्लेषण के लिए जिम्मेदार होते हैं, तो ये करेक्ट हो जाएगा। लाइसोसोम, लाइसोसोम में पाचन एंजाइम होते हैं, तो ये पाचन का कार्य करते हैं, तो इसको ए से मिलान करेंगे, किसी भी विदेशी पदार्थ और घिसे पिटे कोशिकीय घटकों का पाचन करते हैं। गोल्जी बॉडी, ये लाइसोसोम का उत्पादन से जुड़ा हुआ है, गोल्जी उपकरण, तो ये करेक्ट हो जाएगा। तो सही मिलान आपको बता दिया, टेक्नीशियन में रखा है 24 में। सूक्ष्मदर्शी के नीचे
खुरदरी अंतःप्रदवी जालिका खुरदरी दिखाई देती है क्योंकि इसके पृष्ठ पर नामक कण लगे होते हैं। खुरदरी में कौन से होते हैं? एक तो आपके बिल्कुल स्मूथ होती है, एक होती है रफ। ठीक है, तो RER SER। तो रफ होती हैं उसमें होते हैं आपके ये राइबोसोम हो जाएंगे जो प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं, राइबोसोम। और स्मूथ होती है उसमें आपका लिपिड होता है। तो जो खुरदरी होती है प्रोटीन के उत्पादन के लिए रहती है और इसके पृष्ठ पर होते हैं राइबोसोम के कण। ठीक है, टेक्नीशियन मान रखा है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म प्रजनन की विधि के अनुसार गलत ढंग से मिलान किया गया है? ब्रायोफिल्म का बीजाणु निर्माण दे रखा है जो गलत है। ब्रायोफिल्म है ये आप देखते हो कायिक प्रवर्धन द्वारा प्रजनन करती है। ब्रायोफिल्म कायिक वाला हो जाएगा। अमीबा द्विखंडन, हाइड्रा यीस्ट मुकुलन होता है, स्पाइरोगायरा ये विखंडन होता है। ठीक है, तो ये करेक्ट आपका है। ब्रायोफिल्म का गलत दे रखा है। ब्रायोफिल्म है इसकी पत्ती पर कलिकाएं होती हैं जो कलिकाएं एक कायिक प्रवर्धन द्वारा प्रजनन करती है। निम्नलिखित में से कौन सी छड़ के आकार की संरचना केवल तभी केंद्रक में पाई जाती है जब कोशिका विभाजित होने वाली होती है? कोशिका विभाजित होने वाली होती है। कोशिका के विभाजन के समय केंद्रक में पाई जाने वाली छड़ के आकार की संरचनाएं गुणसूत्र होती है। क्या होती है? गुणसूत्र। विकल्प सी 46। तो 46 का सी करेक्ट किया 35 ने, 14 ने इसको स्किप किया, बाकी ने रॉन्ग किया। 25 सेकंड के भीतर आंसर किया। अगला सवाल टेक्नीशियन 24 में आ रखा है एनसीईआरटी से ही। प्रोकैरियोटिक कोशिका की विशेषताओं से संबंधित सही कथन का चयन कीजिए। यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक। अपने शरीर में यूकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक जिसमें केंद्रक विकसित नहीं होता है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की विशेषता एक सुगठित केंद्रक और झिल्लीयुक्त कोशिकांग वहां पर नहीं होती है। केंद्रक क्षेत्र सुगठित नहीं होता है, झिल्लीबद्ध कोशिकांग नहीं होते इसमें। तो यहाँ पर आप देखेंगे सही कथन का चयन करना है तो इसमें एकल गुणसूत्र होता है, ये वाला सही स्टेटमेंट हो जाएगा। एकल गुणसूत्र आमतौर पर वृत्ताकार होता है और केंद्र का क्षेत्र में स्थित होता है जो एक केंद्रक झिल्ली से घिरा नहीं होता है ऐसा केंद्रक। यूकैरियोटिक कोशिकाओं के विपरीत प्रोकैरियोटिक में कई गुणसूत्र नहीं होते या फिर झिल्लीबद्ध कोशिकांग संगठित केंद्रक है वो नहीं होता है, ध्यान देना। तो ये आपका हो जाएगा एकल गुणसूत्र है, कई गुणसूत्र नहीं होंगे। किस प्रक्रिया द्वारा संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है? गुणसूत्र आधे हो रहे हैं वहां पर असूत्री विभाजन है, नाम से स्पष्ट है, नाम से ही स्पष्ट है। तो गुणसूत्रों की संख्या आधी हो रही है असूत्री विभाजन में। समान गुणसूत्र रहते हैं समसूत्री विभाजन में। असूत्री में 1 से 4 बन जाएंगे, ठीक है। समसूत्री में 1 से 2 कोशिका बनती है। पौधों में कोशिका झिल्ली के बाहर मौजूद दृढ़ बाहरी आवरण को क्या कहा जाता है? कोशिका झिल्ली के बाहर यानी पौधों में सबसे बाहरी आवरण कौन सा होता है? कोशिका भित्ति होती है जो जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। तो 49 का सी करेक्ट है। अब यहाँ पर इस वीडियो का लास्ट सवाल ले लेते हैं। पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति होती है, क्यों होती है पादप कोशिका में कोशिका भित्ति? तो सभी को पता है पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है, विभिन्न बाह्य प्रभावों से पादप कोशिकाओं की रक्षा करती है। रक्षा करने के लिए बाहरी आवरण भित्ति होती है, मजबूत होती है। तो विकल्प ए करेक्ट। वैसे यहाँ पर कोशिका से आप देखेंगे तो टोटल 139 क्वेश्चन हैं। तो बाकी क्वेश्चन अपन अगले 1 से 2 पार्ट में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। बाकी जो भी कैंडिडेट ये बुक लेना चाहते डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। आप अमेजन फ्लिपकार्ट से सर्च करके भी बाई कर सकते हो। हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। इसमें स्मार्ट आंसर की है, कितने समय में आपको आंसर करना है और एक्सप्लेन कर रखा है, सवालों को चैप्टर वाइज दे रखा है। कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। न्यू कैंडिडेट है टेक्स्ट बुक के टेस्ट सीरीज से भी जुड़ सकते हैं, टीटीजे के कूपन कोड यूज़ कर लेना। बाकी साइंस स्पेशल अपना कोर्स एनसीईआरटी बेस्ट है, अवेलेबल है। टॉप ट्रेंडिंग जी के ऐप इंस्टॉल कर सकते हो। जो भी इंपॉर्टेंट ई बुक वगैरह की लिंक भी यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो रेलवे के लिए काफ़ी यूज़फुल है। मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।